हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आज इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 के लास्ट वीडियो में बच्चों जो डिस्कशन किए थे आसियान की उपयुक्तता और प्रासंगिकता क्या है, आज हम लोग इसके आगे का टॉपिक को क्या करेंगे बच्चों डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है पहले उसे देखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का बच्चों पहला क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 3 में बच्चों हम लोग चीन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन बच्चों 14 नंबर पे है। उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, चीन के बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करें। चीन का पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है। ध्यान रखना बच्चों, चीन जो है भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। और चीन एक विशाल क्षेत्रफल और आबादी वाला देश है। ध्यान रखना बच्चों, जो चीन है विशाल, उसके पास क्षेत्रफल है और आबादी वाला क्या है देश है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, चीन के बारे में 2 पॉइंट आपको बताया। चीन जो है भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। और चीन एक विशाल क्षेत्रफल और क्या बच्चों आबादी वाला देश है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, चीन को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में देखा जा रहा है। बोलना चाह रहा तीसरा पॉइंट बच्चों, चीन को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में क्या कहा जाता है, देखा जा रहा है। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना, 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसे उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। डेट को आपको ध्यान रखना, 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसे उभरने को साथ देखकर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस रफ्तार से चलते हुए अगर 2040 तक यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी क्या हो जाएगा बच्चों, आगे निकल जाएगा। बोलना चाह रहा अगर इस तरीके से अगर ऐसा ही रहा तो 2040 में इसकी जो आर्थिक जो शक्ति होगा अमेरिका से भी क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, 1978 के बाद ऐसा देखा गया। 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता एक महाशक्ति के रूप में जोड़ कर देखा गया। और ऐसा भी अनुमान लगाया गया कि अगर इस तरीके से चलेगा तो 2040 में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी क्या हो जाएगा बच्चों, आगे निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा तो आपको ध्यान रखना बच्चों, चीन निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, आर्थिक स्तर पे अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसे बना हुआ है। बोलना चाह रहा बच्चों, आर्थिक स्तर से इतना मजबूत हो गया हुआ है कि जो चीन है पूर्व एशिया के विकास का इंजन क्या होता है, जैसे माना जाता है। इतना तेज़ी से विकास हो रहा बच्चों कि एशिया का सबसे तेज़ी से विकास करने वाला क्या इंजन के जैसे इसे माना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसी कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा। आर्थिक स्थिति इतना मजबूत हो रहा है जिसके कारण से क्षेत्रीय मामलों में इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप लोग को पता है जो चाइना क्या हर एक देशों के साथ क्या करता है, व्यापार करता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना कि एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन हमेशा आता है। 1949 में माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आगे बच्चों चीनी क्रांति कब हुई, तो आपको ध्यान रखना 1949 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों माओ के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, 1978 में देंग सियोपिंग के नेतृत्व में मुक्त व्यापार नीति को अपनाई गई। चाइना ने मुक्त व्यापार की नीति किसके नेतृत्व में की, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना देंग सियोपिंग और 1978 में किया। तो यहाँ से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम होंगे। पहला होगा बच्चों चीनी क्रांति कब हुआ, तो आपको डेट को ध्यान रखना 1949 में। किसके नेतृत्व में हुआ, तो माओ के नेतृत्व में हुआ। दूसरा क्वेश्चन आएगा चीन ने मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई, तो 1978 में अपनाई थी। और किसके नेतृत्व में अपनाई थी, तो आपको नाम ध्यान रखना देंग सियोपिंग के नेतृत्व में क्या हुआ था, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा हुआ है चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान। जो चीन की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रहा है इसके पीछे का क्या कारण है, जो कारण को आपको बताना है कि चीन की जो आर्थिक स्थिति इतनी तेजी से बढ़ रही है इसके पीछे का जितने सारे कारण है, सारे कारण को इस क्वेश्चन में क्या करना आपको बताना है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है यह सब इसके आर्थिक नीतियों के कारण। बच्चों बोलना चाह रहा है कि वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है इसके पीछे आर्थिक नीतियों का कारण। इसका जो प्लानिंग है बच्चों, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही क्या हुआ, चीन इतनी आर्थिक स्थिति क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ। चीन प्रारंभ में व्यापार में शामिल नहीं था। बोलना चाह रहा चीन जो शुरुआती दौर में बच्चों व्यापार में शामिल नहीं था,
लेकिन 1978 में, ध्यान रखना बच्चों, 1978 में चीन ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई और विश्व व्यापार में शामिल होने लगा। 1978 में बच्चों चीन ने क्या किया, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई और विश्व व्यापार में, मतलब WTO में क्या हुआ, शामिल। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO में बच्चों 1978 में चाइना क्या हुआ, शामिल हुआ। और मुक्त व्यापार की नीति किसने लाया था बच्चों, चाइना में 1978 में जो लाया था देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चाइना में क्या हुआ, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। इसी के बाद बच्चों क्या हुआ, चीन की आर्थिक स्थिति क्या हुआ, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जैसे कि 1978 में बच्चों WTO से जब चाइना का जुड़ाव हुआ तो आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से चाइना का बढ़ने लगा। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान के बारे में बताना, तो सारे पॉइंट को आपको क्या करना, बारीकी से बताना। वर्तमान समय में चीन जितनी विकसित है उसके पीछे क्या बच्चों, आर्थिक नीतियों के कारण। चीन शुरुआती दौर में बच्चों व्यापार में शामिल नहीं था, लेकिन देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में क्या हुआ, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा हुआ 1950 के दशक का चीन। 1950 के दशक में बच्चों चीन में बताना है कि किस तरीके का वहाँ पे क्या था, स्थिति था। 1950 के दशक में बताना बच्चों चीन की स्थिति। तो ध्यान रखना, चीनी क्रांति जो हुआ था 1949 में हुआ था, और किसके नेतृत्व में हुआ था, माओ के नेतृत्व में हुआ था। पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि चीनी क्रांति कब हुआ था, 1949 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुआ था। यहाँ पे साम्यवाद को अपनाया गया। चाइना में बच्चों 1950 के समय किसको अपनाया गया था, तो ध्यान रखना साम्यवाद को अपनाया गया था। चीन कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था उस समय बच्चों, चीन का जो आर्थिक स्थिति क्या था, पिछड़ा हुआ देश था, क्योंकि उसने साम्यवाद को अपनाया था। चीन पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़कर साम्यवादी को बनाया था। बोलना चाह रहा बच्चों, चाइना जो था पूंजीवाद को, रिलेशन को तोड़कर साम्यवाद को क्या क्या था, अपनाया था। ऐसे में चीन के पास अपने संसाधन के अलावा, गुजारा करने के अलावा कोई भी रास्ता उसके पास नहीं था। जितने सारे उसके संसाधन था, उसी संसाधन से उसको क्या करना था बच्चों, जीवन यापन करना था, क्योंकि उसने पूंजीवाद को अपनाया नहीं था, साम्यवाद को अपनाया था। इस कंडीशन में क्या हुआ था, चीन खेती से पूंजी निकालकर उद्योग में लगाता था। इसके बाद बोलना चाह रहा जो चीन था बच्चों, वह खेती से पूंजी लगाकर उद्योग में क्या करता था, इंडस्ट्री में क्या करता था, उसको उपयोग करता था। और चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी था, क्योंकि बच्चों साम्यवाद को अपनाया था, विदेश से व्यापार नहीं करता था, जिसके कारण से इसके पास क्या था, विदेशी मुद्रा की कमी था। बोलना चाह रहा बच्चों, जब चाइना ने साम्यवाद को अपनाया था तो विदेशी मुद्रा इसके पास कमी था, क्योंकि किसी भी दूसरे देश से क्या करता था, व्यापार नहीं करता था, जिसके कारण से इसके पास क्या था, विदेशी मुद्रा की कमी था। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, इसलिए बाहर से आयात होने वाले सामान को धीरे धीरे चीन ने घरेलू स्तर पे बनाना शुरू कर दिया। बाहर से जो भी सामान बच्चों मंगवाने वाले थे वो क्या किया, घर में ही बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब देश में ही क्या कर दिया, चाइना ने बनाना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए हम बोलना चाह रहा है, इसलिए बाहर से आयात होने वाले, दूसरे देश से आने वाले जो सामान था वह क्या किया, धीरे धीरे चाइना ने क्या किया, घरेलू स्तर पर मतलब अपने देश में ही बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। चीन में रोजगार की स्थिति तो अच्छी थी। चीन में बच्चों जो रोजगार की स्थिति क्या थी, अच्छी थी। अर्थव्यवस्था जो बच्चों आपको ध्यान रखना है, अर्थव्यवस्था 5 से 6% की दर से विकास कर रही थी। वहाँ की जो आर्थिक स्थिति बच्चों 5 से 6% के दर से क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। लेकिन चीन की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके कारण चीन को नुकसान उठाना पड़ रहा था। चीन की बच्चों जनसंख्या इतना तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसके कारण से इसको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। चीन ने जनसंख्या कंट्रोल के लिए क्या किया था, कानून बनाया था। इसके कारण से बच्चों जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए चाइना ने एक कानून बनाया था। किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको डाउट हो रहा तो क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1973 में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1973 में चाओ इन लाई, नाम भी आपको ध्यान रखना। 1973 में चाओ इन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का क्या किया, प्रस्ताव किया था। यहाँ से MCQ क्वेश्चन आएगा बच्चों। चाओ इन लाई ने आधुनिकीकरण के 4 रास्ते जो दिए थे, कौन से ईयर में दिए थे, तो 1973 में। और आधुनिकीकरण के रास्ते जो प्रस्ताव किए थे उनका नाम आपको बताइए, तो नाम हो जाएगा बच्चों चाओ इन लाई। 4 क्षेत्र, आपको चारों क्षेत्र का नाम आपको बारीकी से याद करना है। पहला जो क्षेत्र था बच्चों कृषि के क्षेत्र में चाओ इन लाई ने क्या किया था, आधुनिकीकरण का मतलब नए तरीके से उसमें क्या करना, यूज करना। दूसरा आपको ध्यान रखना, आधुनिकीकरण जो किए थे, आधुनिकीकरण उद्योग में किए थे, उद्योग का मतलब इंडस्ट्री में कहते हैं। पहला जो
आधुनिकरण किए थे बच्चों चाओ इन लाई ने कृषि में, दूसरा जो किए थे इंडस्ट्री में, उद्योग में, तीसरा जो किए थे सेना में, और चौथा जो किए थे बच्चों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में। तो ध्यान रखना बच्चों, चाओ इन लाई ने 1973 में 4 क्षेत्रों में क्या किया था, उसने आधुनिकरण किया था। पहला क्षेत्र का नाम आपको ध्यान रखना कृषि, दूसरा क्षेत्र आपको उद्योग याद करना, उद्योग का मतलब इंडस्ट्री होता है, तीसरा होता है सेना, और चौथा बच्चों साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या किए थे चाओ इन लाई ने 1973 में क्या किए थे, आधुनिकरण के 4 रास्ते को क्या कहते हैं, अपनाए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 1978 में देंग श्योम्पेंग ने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई थी। तो आपको यहाँ से 2-3 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा बच्चों। पहला आएगा चीनी क्रांति कब हुआ, तो 1949 में किसके नेतृत्व में हुआ था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना माओ के नेतृत्व में हुआ था। और आधुनिकरण के जो 4 रास्ते अपनाए थे कौन से ईयर में, तो 1973 में अपनाए थे। किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो चाओ इन लाई। कौन कौन से क्षेत्र में था, आपको ध्यान रखना कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और 1978 में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी बच्चों। विश्व व्यापार में चाइना शामिल हुआ था, उसके बाद उसका जो तेजी से विकास होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जैसे ही चाइना बच्चों WTO में शामिल हुआ, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से उसका आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से बढ़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था बच्चों 1991 में, पूर्वी जो राज था बहुत सारे देश क्या हुए, शॉक थेरेपी को अपनाया। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति और क्या हो गया बच्चों, खराब हो गई। लेकिन आपको ध्यान रखना चाइना ने क्या किया, शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो बच्चों पूर्वी जो गणराज्य थे वह क्या किया, शॉक थेरेपी को अपनाया। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद क्या हो गया, उनकी अर्थव्यवस्था और क्या हो गया, तहस नहस हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना चाइना ने क्या हुआ बच्चों, शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से क्या किया, खोला था। मतलब कोई भी काम करता था सूझबूझ कर करता था, उसको बोलते हैं बच्चों चरणबद्ध ढंग से खोला। मतलब कोई भी जब काम करता था तो सूझबूझ कर करता था, डायरेक्ट कोई स्टेप नहीं लेता था, प्री प्लान होकर क्या करता था, कोई भी काम को करता था। अब यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, 1982 में खेती का निजीकरण किया। खेती का निजीकरण का मतलब हुआ बच्चों प्राइवेट कर दिया। 1982 में चाइना ने खेती का क्या कर दिया, निजीकरण। निजी का मतलब आपको ध्यान रखना बच्चों प्राइवेट होता है, प्राइवेट का मतलब निजी हाथों में दे देना। चाइना ने क्या कर दिया, चीन ने क्या कर दिया, खेती का निजीकरण कर दिया। और 1998 में क्या कर दिया, उद्योगों को भी निजीकरण कर दिया। उद्योग का मतलब इंडस्ट्री को भी क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना, खेती का निजीकरण चाइना ने कब किया था, तो 1982 में खेती का निजीकरण किया था। और 1998 में क्या किया था बच्चों, उद्योग का क्या किया था, निजीकरण किया था। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में क्या हुआ, शामिल हुआ। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम होगा, WTO में चाइना ने WTO में कब शामिल हुआ, तो 2001 में शामिल हुआ। स्टार्टिंग में बच्चों यहाँ पे जो लिखा हुआ था वहाँ पे विदेशी देशों के साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा था 1978 में, यहाँ पे रिपीट कर देते बच्चों, 1978 में चीन ने मुक्त व्यापार की मुक्त द्वार की नीति है। मुक्त द्वार का नीति का मतलब हुआ चाइना दूसरे देशों के साथ क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ बच्चों 1978 में चीन ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई। इसका मतलब हुआ कि बच्चों चाइना क्या कर सकता है, किसी भी देश के साथ क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। और चाइना ने आपको ध्यान रखना जो 2001 में क्या हुआ था, WTO में शामिल हुआ था। तो आपको डेट को याद करना, चाइना ने मतलब चीन ने WTO में कब शामिल हुआ था, 2001 में। तो आप यहाँ से 3 MCQ क्वेश्चन फ्रेम होंगे। चीन ने खेती का निजीकरण कब किया, तो 1982 में किया था। उद्योग का निजीकरण कब किया, तो 1998 में किया। चाइना ने मतलब चीन ने WTO में शामिल कब हुआ, तो 2001 में। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है बच्चों, भारत और चीन का संबंध। भारत और चीन का संबंध के बारे में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, नेहरू जी एक नारा दिए थे, वो नारा का नाम आपको ध्यान रखना, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत प्रसिद्ध था। जब बच्चों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय क्या किए थे, एक नारा दिए थे। कौन नारा दिए थे, जवाहरलाल नेहरू दिए थे। और कौन सा नारा, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, चीन ने भारत पे क्या किया था बच्चों, आक्रमण कर दिया था। 1962 में युद्ध हुआ जिसमें भारत का क्या हो गया, हार हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, चीन ने भारत पे हमला कर दिया था। कब किया था, 1962 में, जिसमें
भारत का क्या हुआ था, हार हुआ था। और इसमें विवाद आपको समझना बच्चों, सीमा विवाद जैसे जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ क्षेत्र है वह बोलता है चाइना क्या है, मेरा है, जिसके कारण से भारत और चीन में क्या है, विवाद है। तीसरा आपको विवाद का कारण ध्यान रखना, चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था और वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था दलाई लामा, वह भारत में आ गए थे। भारत में आने के बाद क्या किए थे, शरण मिल गया था, जिसके कारण से ने तिब्बत पे क्या किया था, हड़प लिया था, जिसके कारण से वहाँ के जो राजा थे इनका नाम था दलाई लामा, वह भारत में आ गए थे और भारत में आने के बाद क्या मांगे थे, शरण मांगे थे, जिसके कारण से यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो शरण दे दिए थे, जिसके कारण से क्या हो गया था, पंचशील समझौता का उल्लंघन हो गया था। वो लोग बोलते कि मेरे मतलब पर्सनल मामले में आपने दखल अंदाजी किया, क्योंकि पंचशील समझौता बच्चों 1954 में हुआ था। उसमें यह बात बताया गया था कि एक देश दूसरे देश के पर्सनल मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन दलाई लामा जब भारत में आया और शरण मांगा तो क्या किया, शरण मांगने के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थे शरण दे दिए, जिसके कारण से पंचशील समझौता का उल्लंघन हो गया। इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ था बच्चों, भारत और चाइना का क्या हुआ था, विवाद हुआ था। तो आप कितने सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा क्या था, उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और चाइना ने भारत पे क्या किया था, हमला किया था 1962 में, जिसमें भारत का हार हुआ था। सीमा विवाद आपको ध्यान रखना बच्चों, जम्मू कश्मीर में अक्साई जो चीन है और अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है वह क्या बोलता है, चाइना वाले की मेरा है। और चीन ने तिब्बत पे जब हड़प लिया तो तिब्बत के जो राजा थे दलाई लामा वह भारत में आ गए थे और शरण मांगे थे, जिसके कारण से पंचशील समझौता का उल्लंघन हुआ था। इन्हीं सब कारणों से क्या होता बच्चों, भारत और चाइना का क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट आपको पॉइंट ध्यान रखना जापान के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों जापान के बारे में। तो जापान के बारे में बच्चों पॉइंट में सारे पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करेंगे, बारी बारी से सारे पॉइंट को क्या करना आपको समझना है। जापान बच्चों एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक क्या है, द्वीपीय देश है। ध्यान रखना बच्चों, जापान जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित क्या एक द्वीपीय देश है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, जापान परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। बच्चों जापान पे 2 बार अमेरिका ने बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा जापान परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला दुनिया का एकमात्र देश। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, अमेरिका ने 2 बार जो जापान पे जो बम गिराया था किस जगह गिराया था और कब गिराया था, आपको कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर आपको देना। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल का प्रयोग हमेशा के लिए त्याग का वर्णन किया। अब बोलना चाह रहा बच्चों, जो जापान का जो संविधान के अनुच्छेद 9 में यह बात लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद अगर होता है, एक देश दूसरे देशों के साथ कोई भी विवाद होता है, उसे सुलझाने में बल का प्रयोग कभी भी नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ सुलझाने में बल का प्रयोग हमेशा के लिए क्या करेगा, त्याग दिया जाएगा। तो हमेशा के लिए त्याग का वर्णन किया गया, मतलब कभी भी बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। जो जापान है बच्चों नए केंद्र के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि रीजन यहाँ बताया गया, जापान भी क्या हो रहा है बच्चों, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जापान G7 में शामिल एकमात्र क्या है, एशियाई देश है। जो जापान है बच्चों वह क्या है, G7 में जो 7 देशों का जो ग्रुप है उसमें सिर्फ क्या है बच्चों, एशियाई देश में सिर्फ जापान ही क्या है, शामिल है। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जापान G7 में शामिल एकमात्र क्या है, एशियाई देश है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और कच्चे माल का क्या करता, आयात करता। बोलना चाह रहा बच्चों, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है, जिसके कारण से क्या करता, दूसरे देशों से वह कच्चे माल का क्या करता है, आयात करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, इसके बावजूद उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने में प्रसिद्ध है। मतलब बोला हाई टेक्नोलॉजी के मामले में बच्चों जापान बहुत क्या है, आगे है। बोलना चाह रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन उसके पास कम है, कच्चे माल का आयात दूसरे देशों से करता है, लेकिन इसके बाद भी क्या करता है बच्चों, उसके पास हाई टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ों को प्रोडक्शन बनाने में क्या है, प्रसिद्ध है। उसके पास हाई टेक्नोलॉजी किसके पास बच्चों, जापान में। जैसे बड़े बड़े कंपनी का आप नाम सुने होंगे, तो एग्जाम्पल में जैसे सोनी जो कंपनी है, पैनासोनिक जो कंपनी है, होंडा जो कंपनी है, सुजुकी जो कंपनी है, सारे जो ब्रांड जो कंपनी है कहाँ की है, तो आपको ध्यान रखना जापान की कंपनी है। इतने सारे जो ब्रांडेड जो कंपनी का नाम बताया बच्चे, जैसे सोनी होगा, पैनासोनिक हो गया, होंडा होगा, सुजुकी होगा, जापानी, सभी कहाँ की कंपनी है बच्चों, कहाँ की ब्रांड है, तो आपको ध्यान रखना जापान की ब्रांड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ना है। दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ना है।
तो कोरियाई प्रायद्वीप के द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, जब कोरियाई प्रायद्वीप के द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, ध्यान रखना बच्चों, दक्षिण कोरिया जिसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और दूसरा बच्चों उत्तरी कोरिया जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया बच्चों, उसके बाद जो दक्षिण कोरिया दो भागों में बट गया। पहले का नाम है बच्चों दक्षिण कोरिया जिसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एक उत्तरी कोरिया जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित हो गया। कब हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो बच्चों दक्षिण कोरिया है कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी, आपका ध्यान रखना, सियोल है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल, की जो राजधानी क्या है? सियोल है, जहां से हान नदी क्या करती है? गुजरती है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा सियोल, और यहीं से क्या होती है बच्चों? हान नदी गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, दक्षिण कोरिया के सत्ता के केंद्र में भी इसे देखा जा रहा है। जैसे जो यहाँ की जो ब्रांड, जो कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना, जो सैमसंग हो गया, किया हो गया, दक्षिण कोरिया की क्या बच्चों? प्रसिद्ध ब्रांड है। तो आपको इतना ही पॉइंट ध्यान रखना बच्चों। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में क्या हुआ बच्चों? दक्षिण कोरिया जिसको बोला गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उत्तरी कोरिया को बोला गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित हो गया। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है बच्चों वो सियोल है, और यहीं से क्या होती है? हान नदी गुजरती है। दक्षिण कोरिया सत्ता के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्रसिद्ध जो ब्रांड का नाम आपको ध्यान रखना, सैमसंग और किया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना जो 1960 के दशक से 1980 दशक के बीच में दक्षिण कोरिया में आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकसित हुआ। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच में दक्षिण कोरिया आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत तेजी से क्या हुआ? विकास हुआ, जिसे बोलते हैं हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। ध्यान रखना जो जिसे बोलते हैं हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच में दक्षिण कोरिया क्या हुआ बच्चों? आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हम बोलते हैं बच्चों हान नदी का चमत्कार, क्योंकि वहां से हान नदी गुजरती है, जिसके कारण से बच्चों हान नदी को चमत्कार कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों OECD का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों OECD का फुल फॉर्म कब हुआ और इसकी स्थापना कब हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व के 11वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखी गई। 2017 में बच्चों दक्षिण कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है विश्व के 11वें नंबर पे आ गई थी दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना मानव विकास रिपोर्ट जिसको बोलते हैं बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का जो रैंक है बच्चों HDI जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो रैंक था बच्चों 18वें नंबर पे था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2016 में बच्चों दक्षिण कोरिया कितने नंबर पे था? तो आपको ध्यान रखना 18 नंबर पे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण जैसे हो गया बच्चों सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, आर्थिक वृद्धि क्या है शामिल है। बस आपको MCQ के फॉर्म में याद रखना बच्चों। जो 1996 में दक्षिण कोरिया OECD में भाग लिया, 2017 में दक्षिण कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वह 11वें नंबर पे थी, और 2016 में बच्चों HDI में जो दक्षिण कोरिया का जो रैंक था वह 18 था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना सैन्य व्यय के लिहाज से, सैन्य व्यय का मतलब होगा बच्चों सैनिक मामलों में जितना खर्च करने के लिहाज से विश्व में दक्षिण कोरिया क्या बच्चों 10वां स्थान है। सैन्य व्यय का मतलब सैनिक मामले में जो खर्च कर रहा है वह खर्च करने के मामले में दक्षिण कोरिया कितने नंबर पे बच्चों 10वें नंबर पे। सैनिक व्यय का मतलब है सैनिक के मामले में जो रुपया खर्च कर रहा है वह खर्च करने में 10वें नंबर पे क्या बच्चों दक्षिण कोरिया है। और दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए क्या प्रसिद्ध है। दक्षिण कोरिया जो है बच्चों हाई टेक्नोलॉजी के लिए क्या है प्रसिद्ध है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।